Hello guys, good evening all of you. I welcome you all on Unacademy, India's largest learning platform. Myself, Dr. Nidhi, I am alumni of King George Medical University, Lucknow. I am physiology expert. I am teaching you all physiology. और हम सभी जानते हैं कि फिजियोलॉजी का काफ़ी अच्छा वेटेज है हमारे नीट पीजी एग्जामिनेशन में। गुड इवनिंग मानस। नीट पीजी में काफ़ी अच्छा वेटेज है हमारा। ये हर साल 15 to 20 क्वेश्चन फॉर श्योर रहते हैं। तो ये हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसीलिए आप इसके कंसेप्ट को क्लियर कीजिए एवरीवन। स्टे ट्यून टू माय लेक्चर टू क्लियर द कंसेप्ट ऑफ फिजियोलॉजी। ठीक है, आज हम एमसीक्यूज करेंगे रेस्पिरेटरी से रिलेटेड। बिफोर स्टार्टिंग आवर टॉपिक, अनअकैडमी की कुछ बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। अनअकैडमी में रेगुलर डाउट क्लियरिंग बैचेस होते हैं, जिसमें डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं हर सब्जेक्ट के। आप अपने हर सब्जेक्ट को यहाँ क्लियर कर सकते हैं। रैपिड रिविजन बैचेस होते हैं, जिसमें आपको क्विक रिविजन कंसेप्ट दी जाती है एंड बहुत सारे एमसीक्यूज कराए जाते हैं। क्विक रिवीजन कंसेप्ट लास्ट मोमेंट के रिवीजन में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। उस समय आपके पास टाइम नहीं होता कि आप पूरे नोट्स को गो थ्रू कर सकें। उस समय ये क्विक रिवीजन कंसेप्ट बहुत बेनिफिशियल होगा गाइज आप लोगों के लिए। और बहुत ज़्यादा एमसीक्यू कराए जाते हैं, और जितना ज़्यादा आप एमसीक्यू करते हैं उतना ज़्यादा आप अपनी नॉलेज को कन्वर्ट कर सकते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में। सो आई विल हाईली सजेस्ट एवरीवन कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किया कीजिए। अनअकैडमी ने न्यूली लॉन्च किया है अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इफ यू आर अनेबल टू मेक द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, यू कैन गो फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको एक पर्सनल कोच मिलता है। ही विल हेल्प यू, ही विल गाइड यू टू मेक योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। जब आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलती हैं। अनअकैडमी में डेली लाइव क्लासेस होते हैं। लाइव क्लासेस का बेनिफिट ये होता है, आप अपने एजुकेटर से 1 to 1 इंटरेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट को लाइव क्लासेस में ही क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज हैं, अनलिमिटेड लाइव क्विजेस कंडक्ट कराए जाते हैं। इसका भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं एवरीवन। इसके लिए आपको अलग से पे नहीं करना, दिस इज इंक्लूडेड इन योर सब्सक्रिप्शन ओनली। यहाँ पे अगर आप एमसीक्यू रेगुलर करेंगे तो आपकी अनलिमिटेड प्रैक्टिस हो जाएगी। डेली लाइव क्लासेस फॉलो कीजिए सो दैट यू विल हैव अ स्ट्रक्चर शेड्यूल इन योर प्रिपरेशन ऑल्सो। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको मिलता है पर्सनल कोच। ही विल हेल्प यू, ही विल गाइड यू इन स्टडी प्लानिंग एंड बूस्टर सेशन। ही विल गिव यू द पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस। और हर लेक्चर के बाद पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं अनअकैडमी में। तो वहाँ जाके आप लेक्चर्स देखिए, वहाँ जाके बहुत मज़ा आएगा आपको। वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, और पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आप जितना टाइम रिवाइज कर सकते हैं उसको उतनी टाइम रिवाइज कर सकते हैं। कोई भी लिमिट नहीं है। अगर आपको चीज़ें एक बार में नहीं समझ में आती, आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं एवरीवन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप लाइव क्लासेस ऑफ अनअकैडमी के साथ साथ प्रेप लैडर के वीडियोस को भी, रिकॉर्डेड वीडियोस को भी एक्सेस कर सकते हैं। So if you want to see the prep ladder video also, you can go for the iconic subscription. सब्सक्रिप्शन की बात करूँ तो सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है आप सभी को वो देख लेते हैं। आप पहले जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। आफ्टर डाउनलोडिंग द ऐप आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है, दैट इज नीट पीजी। उसमें काफ़ी सारे कोर्स है, देयर आर प्लस क्लासेस, देयर आर फ्री कोर्सेज, दिस एंड स्पेशल क्लासेस, दीज टू आर फ्री। आप यहाँ जाके देखिए कि कैसी प्रिपरेशन हो रही है, कैसे सारे एजुकेटर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, किस तरह से क्लासेस ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जाके आप सब्सक्रिप्शन लीजिए। सब्सक्रिप्शन की बात करूँ तो सब्सक्रिप्शन की जो फीस है बहुत ही नॉमिनल है। बहुत इकोनॉमिकल प्राइस में आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है यहाँ पे। और बहुत सारी स्कीम्स हैं, आप डिफरेंट मंथ का ले सकते हैं। आप 1 मंथ का ले सकते हो, आप 3 मंथ्स का ले सकते हो, आप 6 मंथ का ले सकते हो, आप 1 ईयर का ले सकते हो, आप 2 ईयर का ले सकते हो। पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको जितनी रिक्वायरमेंट हो आप उतने मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है गाइज, अगर आप नेक्स्ट सेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं
तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लें. 1 ईयर इज इनफ फॉर योर प्रिपरेशन. ठीक है, 1 ईयर की फीस है 22,500. ठीक है, और अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लें. कंपेरेटिवली 1 ईयर से 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो फीस है बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. तो अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप अगर अभी से सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको इनफ टाइम मिल जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप रिवाइज कर सकें. ठीक है, तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स आई विल सजेस्ट कि आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लें, दैट इज़ 27,000. ठीक है, उसके बाद मेरा रेफरल कोड जब आप अप्लाई करेंगे तो ये 10% का इसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा एंड इट विल कम अराउंड 25,000. और 1 ईयर की फीस हो जाएगी ऑलमोस्ट अराउंड 20,000. तो और भी ज़्यादा इकोनॉमिकल हो जाएगा आप सभी के लिए. पेमेंट का मोड डिफरेंट अवेलेबल है. आप ईएमआई ऑप्शन भी ले सकते हैं, तो जो भी आपको कन्वीनियंट हो उस मेथड से आप पेमेंट कर सकते हैं. ठीक है गाइज, लास्टली टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे जाके नीट फिजियोलॉजी सर्च कीजिए. वो मेरा पेज है, वहाँ जाके फॉलो कीजिए सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी क्लास एंड यू वोंट मिस अ सिंगल क्लास. ठीक है गाइज, और यहाँ पे टेलीग्राम ऐप पे जाके आप अपनी क्वेरी भी पोस्ट कर सकते हैं. लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप वहाँ जाके पोस्ट कर सकते हैं. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू ऑल. चलो गाइज, अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू अबाउट hemoglobin oxidation dissociation curve. ठीक है, ऑप्शन ए इज fetal hemoglobin shift the curve to the left. Option B is hypothermia shift the curve toward left. Option C is hypercarbia shift the curve towards left. Option D है left shift causes more oxygen release to the tissue. ठीक है, सभी ने क्वेश्चन पढ़ा. Now everyone answer this question. Everyone answer this question. Which of the following statement is true about hemoglobin oxygen dissociation curve? Option A, fetal hemoglobin shift the curve to left. Option B, hypothermia shift the curve towards left. Option C is hypercarbia shift the curve toward left. Anyone? ओडीसी कर्व. ओडीसी कर्व में जब भी फिटल हेमोग्लोबिन होता है तो हमारा कर्व शिफ्ट करता है लेफ्ट को. So this option is correct. Hypothermia shift the curve toward left. This is also true. Hypercarbia shift the curve toward left. No. In cases of hypercarbia जो हमारा ग्राफ है वो शिफ्ट करता है towards right. ठीक है, ऑप्शन डी है लेफ्ट शिफ्ट causes more release to the tissue. जब भी लेफ्ट शिफ्ट होता है दैट मीन्स अनलोडिंग हो रही है, सॉरी लोडिंग हो रही है. Left shift means loading of oxygen and right shift means unloading of oxygen. ठीक है, और अनलोडिंग कहाँ पे होगा एवरीवन? अनलोडिंग हमेशा टिश्यू लेवल पे होगा, तो एट द टिश्यू लेवल अनलोडिंग अकर्स. ठीक है, और लेफ्ट शिफ्ट मीन्स लोडिंग एंड इट अकर एट द लेवल ऑफ लंग्स. What is hypercarbia? Hypercarbia is increased concentration, increased partial pressure of carbon dioxide. This is hypercarbia. ठीक है मानस, समझ में आया सभी को? एवरीवन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. Now coming to the next question. Oxygen delivery to the tissue is decreased by. ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया. ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यू इज डिक्रीज बाय. ऑप्शन ए इज डिक्रीज hemoglobin level. Option B is decrease partial pressure of oxygen.
Option C is increased partial pressure of carbon dioxide. Option D is increased concentration of HCO3. Option E is increased pH. ठीक है, क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? Now everyone answer this question. Oxygen delivery to the tissue is decreased by. Everyone, oxygen delivery to the tissue is decreased. मतलब ऑक्सीजन की लोडिंग डिक्रीज, ऑक्सीजन अनलोडिंग डिक्रीज. ठीक है, यही क्वेश्चन बोला है. ऑक्सीजन अनलोडिंग डिक्रीज यानी ऑक्सीजन लोडिंग इंक्रीज. और ऑक्सीजन लोडिंग कब इंक्रीज होती है? ड्यूरिंग द लेफ्ट शिफ्ट ऑफ ओडीसी कर्व. ठीक है एवरीवन, कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओडीसी कर्व लेफ्ट शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यू डिक्रीजेस. ये कब कब हो सकता है? डिक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल, हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कम होगा एंड डिलीवरी टू द टिश्यू विल डिक्रीज. ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है. और लेफ्ट शिफ्ट कब कब होता है? एनीवन? चलो देखो, राइट शिफ्ट is also known as Bose effect. ठीक है, राइट शिफ्ट ऑफ कर्व का मतलब क्या हो रहा है? किसी को पता है? दिस इज द नॉर्मल ओडीसी कर्व. ठीक है, और दिस इज द राइट शिफ्ट. ठीक है, ये है 100% सैचुरेशन हीमोग्लोबिन. ठीक है, दिस the pressure at which 100% saturation occurs is known as P100. और 50% saturation जहां होता है that pressure corresponds to P50. ठीक है, so yeah, Bose effect, right shift is Bose effect. और P50 in cases of right shift increases the pressure at which 50% saturation is occurring, increases in Bose effect. P50 increases. What does it mean? Affinity of oxygen towards hemoglobin decreases. ठीक है, और ये कब कब होता है एवरीवन? इन केसेस ऑफ हाइपोक्सिया, हाइपरकार्बिया, ठीक है, in cases of increased 2,3-diphosphoglycerate, in cases of hyperthermia, in cases of increased concentration of H plus और in cases of acidosis. इन सभी cases में we will get the Bose effect, right shift. ठीक है, अपोजिट हो जाएगा हमारा लेफ्ट शिफ्ट में. एवरीवन, लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा? लेफ्ट शिफ्ट इज नोन एज हाल्डन इफेक्ट. लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा? P50 decreases, affinity of oxygen towards hemoglobin increases. ठीक है, और ये कब कब होगा? इन केसेस ऑफ इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, डिक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, in cases of alkalosis and in cases of hypothermia. This is the left shift and this is the right shift. Clear है सभी को?
एवरीवन क्लियर है? इसी पे सारे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं ओडीसी कर्व के। किसी को कोई डाउट है तो अभी क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे आए। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट ऑफ ओडीसी, और लेफ्ट शिफ्ट ऑफ ओडीसी के कब होता है? इन केसेस ऑफ एल्कलोसिस, इंक्रीज पीएच, इंक्रीज बाइकार्बोनेट, so it will cause alkalosis. So answer is A, D and E. Clear, Dr. Manas? Oxygen delivery to tissue decreased by. Clear है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now coming to the next question. Fetal hemoglobin has higher affinity for oxygen due to, option A is decreased 2,3 diphosphoglycerate concentration, option B is reduced pH, option C is increased release of carbon dioxide, option D is oxygen dissociation curve is shifted towards right. ठीक है, ऑप्शन सभी ने पढ़ लिया। नाउ एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन। Fetal hemoglobin has higher affinity for oxygen due to, everyone, fetal hemoglobin जो है वो 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट से बाइंड नहीं करता। ठीक है, ड्यू टू रिड्यूस 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट कंसंट्रेशन। ठीक है, इसीलिए fetal hemoglobin में हमारा जो कर्व है दैट शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। ये ऑप्शन था ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। राइट शिफ्ट मतलब P50 increases. P50 increases means affinity decreases. Very good, Dr. Afreen. Answer is decrease 2,3 diphosphoglycerate. ऐसा क्यों होता है? फिटल हीमोग्लोबिन का जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज अल्फा 2 गामा 2। ठीक है, जबकि एडल्ट हीमोग्लोबिन जो होती है उसमें होती है अल्फा 2 बीटा 2। This 2,3 diphosphoglycerate bind with beta chain of hemoglobin. जबकि fetal hemoglobin में beta chain is not present. In this case, gamma chain is present. ठीक है, इसीलिए 2,3 diphosphoglycerate का एक्शन नहीं होगा। Decrease concentration of 2,3 diphosphoglycerate. Clear? Everyone clear है? Next question. An increase in which of the following parameter will shift the ODC towards left? ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। Left shift of ODC occurs in cases of, option A increased temperature, option B is increased partial pressure of carbon dioxide, option C is increased 2,3 diphosphoglycerate concentration, option D is increased oxygen affinity of hemoglobin. ठीक है, सभी ने पढ़ लिया ऑप्शन। नाउ एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन। Everyone, ODC curve shift towards left. ODC कर्व लेफ्ट को शिफ्ट हो रहा है। व्हाट डज इट मीन्स? लेफ्ट शिफ्ट मीन्स लोडिंग। ठीक है, और यहाँ पे P50 क्या होता है? P50 इन लेफ्ट शिफ्ट डिक्रीजेस, एफिनिटी इंक्रीजेस। वेरी गुड डॉक्टर सचिन, आंसर इज डी। हाइपरथर्मिया के केसेस में ग्राफ हमारा राइट शिफ्ट होता है। इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ग्राफ राइट को शिफ्ट होता है।
इंक्रीज 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट, हमारा ग्राफ राइट को शिफ्ट होता है। ठीक है, वेरी गुड डॉक्टर सचिन, वेरी गुड डॉक्टर आफरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Excuse me. Oxygen affinity is increased by all of the following except, ठीक है, ऑप्शन ए इज alkalosis, ऑप्शन बी इज hypoxia, ऑप्शन सी इज increased fetal hemoglobin, ऑप्शन डी इज hypothermia. Oxygen affinity increased by all of the following except, ठीक है, क्लियर है? चलो अब इसका आंसर करो एवरीवन। Oxygen affinity is increased by all of the following except, everyone. Very good, Dr. Sachin and Afreen. Answer is B. In cases of hypoxia, हमारा जो graph है that shift towards left. Left shift means oxygen affinity increases. ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Factor responsible for the left shift of hemoglobin oxygen dissociation curve is, ठीक है, ऑप्शन ए इज increase 2,3 diphosphoglycerate, option B is fall in temperature, option C is fall in pH, option D is increased level of carbon dioxide. ठीक है, सभी ने ऑप्शन पढ़ लिया। नाउ एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन। लेफ्ट शिफ्ट ऑफ ओडीसी कब होता है एवरीवन? Left shift of ODC occurs in, very good Dr. Afreen, fall in temperature causes left shift. 2,3 diphosphoglycerate, right shift. Fall in pH, right shift. Increase level of carbon dioxide, right shift. Fall in temperature causes left shift. Clear? Next question करें। चलो, all of the following factor influences hemoglobin oxygen dissociation curve except chloride ion concentration, carbon dioxide tension, C temperature, D 2,3 diphosphoglycerate. Which of the following factor doesn't influence ODC curve? Everyone. Everyone answer this question. Which of the following factor does not influence hemoglobin dissociation curve? Everyone. Answer is A, chloride ion concentration. Very good, Dr. Sachin. कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन रिलेट करता है, टेम्परेचर रिलेट करता है, 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट के कंसंट्रेशन पे भी रिलेट करता है हमारा ओडीसी कर्व। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओडीसी कर्व इज शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट इन ऑल केसेस एक्सेप्ट, ठीक है, ऑप्शन ए इज हाइपरकैप्निया, ऑप्शन बी इज राइज इन टेम्परेचर, ऑप्शन सी इज रेज टू 3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट लेवल, ऑप्शन डी इज मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ठीक है, क्वेश्चन सभी ने पढ़ लिया। नाउ एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन। Oxygen dissociation curve shift towards right in all cases except,
वेरी गुड एवरीवन. एल्कलोसिस के केसेस में हमारा कर्व लेफ्ट को शिफ्ट होता है. सो आंसर इज डी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रू अबाउट ODC curve is. Option A is acidosis shift the ODC curve towards right. ठीक है. Option B is increase carbon dioxide shift the curve towards left. Option C is hypoxia shift the curve towards left. Option D is 2,3-diphosphoglycerate has no effect on the curve. ठीक है, सभी ने ऑप्शन पढ़ लिया. Now everyone answer this question. True statement regarding ODC. Everyone answer this question. Very good, Dr. Afreen. Answer is A. Acidosis shift the ODC curves toward right. हाइपोक्सिया हाइपरकार्बिया इन केसेस में जो हमारी ओडीसी है वो शिफ्ट करती है टुवर्ड्स राइट. याद रखने के लिए ऐसे याद कर लो एवरीवन. हाइपोक्स इन केसेस ऑफ टिश्यू के लेवल पे क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा. So in these cases curve shift towards right. Right shift means unloading. Unloading means at the tissue level. और टिश्यू लेवल पे क्या होगा, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन विल बी मोर. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ODC curve shift to rights in all cases except. अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर कीजिए. ऑप्शन ए इज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस. ऑप्शन बी इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ऑप्शन सी इज हाई एल्टीट्यूड. ऑप्शन डी इज एनीमिया. ठीक है, ODC curve shift towards right in all cases except. Everyone. Very good everyone. Answer is blood transfusion. ऐसा क्यों होता है, कोई बताएगा? Anyone? ODC curve shift to the right except. देखो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो उसमें हम स्टोर्ड ब्लड देते हैं. इन स्टोर्ड ब्लड हमारी एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगी. Anaerobic glycolysis will not be there. So in that cases हमारा जो 2,3-diphosphoglycerate है उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, लो होगा. So in this case हमारा जो ग्राफ शिफ्ट होगा towards the left. ठीक है, कंसेप्ट इसके पीछे क्या है, ये है. क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Now coming to the next question. During exercise, increase in oxygen delivery to the muscle is because of all except. ठीक है, option A is ODC curve shift towards left. Option B is increased stroke volume. Option C is increased extraction of oxygen from the blood. Option D is increased blood flow to the muscle. ठीक है, ऑप्शन क्लियर है सभी को? Now everyone answer this question. Oxygen delivery to the muscle increases during exercise because of all except. Everyone.
ऑक्सीजन डिलीवरी, ऑक्सीजन डिलीवरी कब होता है? अनलोडिंग, अनलोडिंग कब होती है एवरीवन? अनलोडिंग इज, अनलोडिंग कब होता है एवरीवन? अनलोडिंग इज ड्यूरिंग द राइट शिफ्ट ऑफ कर्व। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट, नॉट इट शिफ्ट टूवर्ड्स राइट टू अनलोड द ऑक्सीजन। ठीक है, सो आंसर इज ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हाइपरवेंटिलेशन P50 and hemoglobin affinity of oxygen increases. Option B is P50 and hemoglobin affinity for oxygen decreases. Option C is P50 increases and oxygen affinity decreases. Option D is P50 decreases, oxygen affinity increases. Option E is no changes. ठीक है, ऑप्शन सभी ने पढ़ लिया? Now everyone answer this question. इन हाइपरवेंटिलेशन P50 एंड ऑक्सीजन एफिनिटी में क्या चेंजेस होगा? अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से इसका आंसर कीजिए एवरीवन। हाइपरवेंटिलेशन, हाइपरवेंटिलेशन क्या होगा? हाइपरवेंटिलेशन होगा, हमारी ब्रीदिंग बढ़ जाएगी। तो ब्रीदिंग बढ़ने के बाद क्या होगा? ऑक्सीजन कंसंट्रेशन विल इंक्रीज, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन विल डिक्रीज। ठीक है, ये चीज समझ में आया? ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हाइपरवेंटिलेशन होगा तो हमारी एल्वेलस में जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है दैट विल इंक्रीज, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन हमारा ब्लड में डिक्रीज हो जाएगा एंड दैट विल लीड टू द एनीवन लेफ्ट शिफ्ट ऑफ द कर्व। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा? P50 decreases and oxygen affinity increases. So option D is correct. समझ में आया सभी को? एनीवन, किसी को डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? हाइपर वेंटिलेशन केस है तो क्या होगा? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है उसमें ऑक्सीजन कंटेंट इंक्रीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट डिक्रीज होगा। दैट्स वाई हमारा जो ओडीसी कर्व है दैट शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, और लेफ्ट शिफ्ट में हमने काफी बार डिस्कस कर लिया है द P50 डिक्रीजेस एंड ऑक्सीजन एफिनिटी इंक्रीजेस। सो आंसर इज डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Hemoglobin, unlike myoglobin, shows. Option E is sigmoid curve of ODC. Option B is positive cooperativity. Option C is Hill coefficient of 1. Option D is none of the above. Now everyone answer this question. सचिन एक क्वेश्चन कर लीजिए उसके बाद रिपीट कर देंगे। ठीक है, हीमोग्लोबिन अनलाइक मायोग्लोबिन शोज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हीमोग्लोबिन का जो सिग्मॉइड ओडीसी कर्व होता है वो सिग्मॉइड होता है। ठीक है, hemoglobin also shows the positive cooperativity. Positive cooperativity क्या होता है? 1 molecule of hemoglobin bind with 4 molecule of oxygen. ठीक है, ये सभी को पता है। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल जब हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है दैट बाइंड्स टाइटली। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है? देयर इज फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बाइंड्स टाइटली विद द हीमोग्लोबिन।
ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, देयर इज सम ब्रेकेज ऑफ सॉल्ट ब्रिज इन द हीमोग्लोबिन, और रेस्ट 3 molecule of oxygen bind easily with the hemoglobin. रेस्ट 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो बाइंड करेगा वो इजिली करेगा, बाइंड इजिली. This is known as theory of cooperativity or positive cooperativity. Answer A and B are correct. Very good, Dr. Kunal. Answer A and B are correct. Hill coefficient क्या होता है? Hill coefficient क्या होता है? Anyone? Hill coefficient होता है यही जो हमने अभी पढ़ा वही. Hill coefficient पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है. पॉजिटिव कब होगा? जब 1 मॉलिक्यूल बाइंड करेगा रिसेप्टर से, ठीक है, और बाकी मॉलिक्यूल इजिली बाइंड कर पाएगा, तो पॉजिटिव हिल कोफिशिएंट होगा. ठीक है, तो हीमोग्लोबिन शो पॉजिटिव हिल कोफिशिएंट. ठीक है, और हिल कोफिशिएंट नेगेटिव कब होता है? जब फर्स्ट मॉलिक्यूल बाइंड करेगा किसी रिसेप्टर से और रेस्ट 3 मॉलिक्यूल्स और ज्यादा टाइटली बाइंड करेगा, तो होगा हमारा हिल कोफिशिएंट नेगेटिव. और हिल कोफिशिएंट 1 कब होता है? हिल कोफिशिएंट 1 तब होता है जब 1 मॉलिक्यूल बाइंड विद द रिसेप्टर एंड इट डज नॉट इन्फ्लुएंस द बाइंडिंग ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, और ये हिल कोफिशिएंट 1 हमारा मायोग्लोबिन शो करता है. क्लियर? एवरीवन क्लियर है? सिग्मोइड कर्व हीमोग्लोबिन में मिलता है, पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी शो करता है, एंड हिल कोफिशिएंट इज पॉजिटिव इन केसेस ऑफ हीमोग्लोबिन. ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में देखिए डॉक्टर सचिन, इस क्वेश्चन को देखिए. हाइपर वेंटिलेशन है, ब्रीदिंग इज इंक्रीज इन दिस केस, ब्रीदिंग इंक्रीज है. उस केस में क्या होगा? जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज कमिंग टू द लंग्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कमिंग टू द लंग्स, उसमें ऑक्सीजनेशन होगा. हाइपर वेंटिलेशन है, प्रॉपर ऑक्सीजनेशन होगा, तो ऑक्सीजन विल इंक्रीज और कार्बन डाइऑक्साइड विल डिक्रीज इन आवर ब्लड. और जब ये सिचुएशन होती है तो हमारा ग्राफ किधर को शिफ्ट होता है? लेफ्ट शिफ्ट. याद है आपको? ठीक है, और इसी लेफ्ट शिफ्ट में हमने डिस्कस किया था P50 decreases in the left shift and oxygen affinity increases in the left shift. Clear, Dr. Sachin? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. The oxygen hemoglobin dissociation curve is sigmoid because binding of one molecule of oxygen increases the affinity of binding of other oxygen molecules. Option B is binding of one oxygen molecule decreases the affinity of binding with other molecules. Option C is oxygen affinity of hemoglobin decreases when the pH of blood falls. Option D is binding of ODC reduces the affinity of hemoglobin or carbon dioxide. Excuse me. सभी लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए फिर आंसर कीजिए. Everyone. ODC curve is sigmoid. Why? Everyone. अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था ओडीसी कर्व इज सिग्मोइड बिकॉज ऑफ थ्योरी ऑफ कोऑपरेटिविटी. ठीक है, binding of one oxygen increases the affinity of binding of other rest 3 oxygen molecules. ठीक है, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन. which of the following doesn't occur as the blood passes through the systemic capillaries?
Option A, increase protein content. Option B, shift of ODC towards left. Option C is increased hematocrit. Option D is decreased pH. ठीक है, क्वेश्चन सभी ने पढ़ा? एम्स 2007 का क्वेश्चन है, सभी लोग इसको ध्यान से कीजिए. एवरीवन, which of the following doesn't occur as the blood passes through systemic capillaries? Everyone, very good Dr. Sachin. सिस्टेमिक कैपिलरीज में जब ब्लड पहुंचेगा, यानी एट द लेवल ऑफ टिश्यू के लेवल पे क्या होगा? देयर विल बी अनलोडिंग, और अनलोडिंग में हमारा ग्राफ कहाँ शिफ्ट होता है? टूवर्ड्स राइट. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. आंसर इज बी. ठीक है, इंक्रीज हिमेटोक्रीट. ये क्यों होता है? एनीवन? दिस इज आर आरबीसी. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, एंड दिस कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट टू फॉर्म H प्लस आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन. ये H प्लस आयन क्या होता है? ये जाता है हमारा ब्लड में, इंटर करता है. ठीक है, दिस बाइकार्बोनेट आयन, और इसी के एक्सचेंज में क्लोराइड हमारा इंटर करता है आरबीसी के. दिस इज नोन एज हैमबर्गर्स इफेक्ट और क्लोराइड शिफ्ट. और ये जो क्लोराइड है, दिस इज ऑस्मोटिकली एक्टिव. इसके अलोंग वाटर भी हमारा आरबीसी के अंदर इंटर होगा. दैट्स व्हाई वीनस ब्लड में हिमेटोक्रीट इज मोर. हमारा आरबीसी स्वलन हो जाएगा, हिमेटोक्रीट इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, हिमेटोक्रीट इंक्रीज क्यों हो रहा है, सभी को समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करें. चल, नेक्स्ट क्वेश्चन. The normal value of P50 on the ODC curve in an adult is. ठीक है, सभी ने क्वेश्चन पढ़ा? Now everyone answer this question. Partial pressure of oxygen at which 50% saturation of hemoglobin occurs. The P50 of normal ODC curve is. सचिन, ये क्वेश्चन कर लीजिए, फिर रिपीट कर देंगे प्रीवियस क्वेश्चन. The P50 of ODC curve in an adult is. Dr. Kunal, Dr. Afreen, it is 27 mm of Hg, and it is equals to 3.6 kilopascal. It is not 2.7 kilopascal. It is 27 mm of Hg. So answer is C. Yes, Dr. Kunal, it is 26 or 27 mm of Hg, which is equals to 3.6 kilopascal. ठीक है, क्लियर है? सचिन देखिए प्रीवियस क्वेश्चन. Which of the following doesn't occur as the blood passes through the systemic capillary? जब ब्लड सिस्टमिक कैपिलरीज में पास करता है तो क्या होगा? एट द टिश्यू लेवल हमारा अनलोडिंग होती है. कितनी बार हमने डिस्कस कर लिया, शायद अभी याद हो गया होगा आपको, कि अनलोडिंग अकर्स एट द राइट शिफ्ट ऑफ ओडीसी, नॉट द लेफ्ट शिफ्ट. ठीक है, और हिमेटोक्रीट इंक्रीज क्यों होता है? ड्यू टू द क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर इफेक्ट. हमारा क्लोराइड अंदर आता है. दिस क्लोराइड इज ऑस्मोटिकली एक्टिव. इट ब्रिंग वाटर मॉलिक्यूल्स अलोंग विथ इट. दैट्स व्हाई हिमेटोक्रीट ऑफ अ वीनस ब्लड और सिस्टमिक कैपिलरीज में हिमेटोक्रीट ज्यादा होता है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें.
Now coming to the next question. Respiratory quotient of a patient exclusively on carbohydrate diet. ठीक है? Now everyone answer this question. Respiratory quotient of a patient exclusively on carbohydrate diet. 0.7, 1, 0.8, 1.2. Very good, Dr. Sachin. Answer is C. Respiratory quotient of patient exclusively on carbohydrate diet is B, is 0.8. When a patient is exclusively on the mixed diet, तो respiratory quotient is 1. Respiratory quotient क्या होता है? Anyone? Volume of carbon dioxide produced upon volume of oxygen used. This is the respiratory quotient. ठीक है? And in patient having exclusively carbohydrate rich diet, the respiratory quotient is 0.8. ठीक है? Next question करें. Now coming to the next question. Calculate the oxygen carrying capacity of a hemoglobin if hemoglobin of a person is 4 gram per deciliter of a blood. ठीक है? Everyone answer this question. Everyone. देखो, 1 gram of hemoglobin carries how much oxygen? 1 gram of hemoglobin carries 1.34 ml of oxygen. So 14 gram will carry 1.34 into 14 will come across 18 ml per deciliter. आप लोगों ने आंसर करेक्ट किया ये तब होता है जब हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, that is 15 gram per deciliter of blood will carry 20 ml of oxygen per deciliter of blood. ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें. Now coming to the next question. Oxygen carrying capacity of a blood is largely determined by hemoglobin level, amount of carbon dioxide in the blood, acidosis. Option D is plasma concentration. ठीक है, ऑप्शन सभी ने पढ़ लिया. Now everyone answer this question. Oxygen carrying capacity of a blood is largely determined by everyone. It is largely determined by hemoglobin level. जो हमारा ऑक्सीजन है वो कैसे कैरी होता है? मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन. और प्लाज्मा कंसंट्रेशन कैसे हो जाएगा? तो मेजर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इज इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ये कॉरेस्पॉन्ड करता है अबाउट 97% ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन. प्लाज्मा में तो केवल ओनली 3% डिसॉल्व इन प्लाज्मा के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है. सो मेजर फैक्टर दैट प्ले रोल्स हियर इज द हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
Diffusion of a gas in respiratory membrane. Option A is directly proportional to the thickness of respiratory membrane. No lipid water solubility. Inversely proportional to the pressure gradient. Inversely proportional to the molecular weight of the gas. Diffusion of a gas in respiratory membrane. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? Now everyone answer this question. Diffusion of gas in respiratory membrane. Everyone. Very good, Dr. Sachin. It is inversely proportional to the molecular weight of gas. It is inversely proportional to the thickness. No lipid water soluble. Lipid soluble substance diffuses more rapidly. Diffusion in cases of lipid soluble substance is more, and it is directly proportional to the pressure gradient, and it is inversely proportional to the molecular weight of gas. So answer is D. लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस होगा, डिफ्यूजन ज्यादा होगा. ऑप्शन बोल रहा है नो लिपिड वाटर सॉल्युबिलिटी. ठीक है, सो आंसर इज डी ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन करें एवरीवन. नेक्स्ट क्वेश्चन रेस्पिरेटरी रेगुलेशन पे काफी बार क्वेश्चन आता है, सभी लोग इस पे ध्यान से कीजिएगा एवरीवन. Pacemaker of respiration or spontaneous rhythmic respiration is initiated by. एम्स में काफी बार रिपीट हुआ है 2010, 2014, 2015. ठीक है, सभी लोग ध्यान से आंसर कीजिएगा एवरीवन. ऑप्शन ए इज डॉर्सल न्यूक्लियर ग्रुप. ऑप्शन बी इज apneustic center. ऑप्शन सी इज pneumotaxic center. ऑप्शन डी इज pre-Botzinger complex. Pacemaker of respiration is everyone. Pacemaker of respiration is answer is pre-Botzinger complex. Pre-Botzinger complex हमारा pacemaker of respiration होता है. Okay? It initiate the respiration. ठीक है, dorsal respiratory group जो होता है that generate the RAM signal. ठीक है, और जो pneumotaxics और apneustic center होता है this regularizes the respiration. ठीक है, क्लियर है? So answer is pre-Botzinger complex. Everyone clear है? Next question करें. In a cat, apneustic center is destroyed by cut along with vagus cut. ठीक है, apneustic center भी destroyed है, vagus भी cut है. Which of the following statement is correct regarding the breathing pattern seen in a cat? क्वेश्चन सभी ने पढ़ा. ऑप्शन देखिए. Prolonged inspiratory spasm. Option D is prolonged expiratory spasm. Option C is slow and shallow respiration. Option D is animal will die. अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग इसको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए फिर आंसर कीजिएगा एवरीवन. एवरीवन, एपन्यूस्टिक सेंटर भी डिस्ट्रॉयड है, वेगस भी कट है. उस केस में क्या होगा? एनीवन?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं, सभी लोग इसको ध्यान से देखिए एवरीवन। एपन्यूस्टिक सेंटर क्या वर्क करता है? एनीवन? एपन्यूस्टिक सेंटर, एपन्यूस्टिक सेंटर क्या करता है? हमारा इंस्पिरेशन को प्रोलॉन्ग करता है, इट प्रोलॉन्ग द इंस्पिरेशन। ठीक है। और न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर, इट इनहिबिट द एपन्यूस्टिक सेंटर। वेगस क्या करता है? वेगस भी हमारा एपन्यूस्टिक सेंटर को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो एपन्यूस्टिक सेंटर डिस्ट्रॉयड है, वेगस नर्व कट है। ठीक है, तो प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन तो नहीं होगा। ठीक है, प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन नहीं होगा। न्यूमोटैक्सिक सेंटर केवल वर्क करेगा, और न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है? इट प्रोलॉन्ग द एक्सपिरेशन। ठीक है, सो देयर विल बी द प्रोलॉन्ग एक्सपायरेटरी स्पाज्म। क्लियर है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। एवरीवन क्लियर है? एनिमल विल डाई, एनिमल कब डाई होगा? जब हमारा रेस्पिरेशन इनिशिएट भी नहीं होगा। ये कब होगा? जब लीजन इज एट द लेवल ऑफ मेडुला। मेडुला में हमारा प्री बॉन्सिंगर कॉम्प्लेक्स होता है, इसी में हमारा डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है, इसी में हमारा वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है। एवरीवन इसको ध्यान से देखिए सभी लोग। हमारा पॉन्स में दो सेंटर्स हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड एपन्यूस्टिक सेंटर। और मेडुला में हमारा है प्री बॉन्सिंगर कॉम्प्लेक्स, प्री बॉन्सिंगर कॉम्प्लेक्स, यहीं पे हमारा है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, और यहीं पे हमारा है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ठीक है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है? इट इनहिबिट इंस्पिरेशन बाय इनहिबिटिंग द एपन्यूस्टिक सेंटर। एपन्यूस्टिक सेंटर क्या करता है? हमारा प्रोलॉन्ग द इंस्पिरेशन। ठीक है, प्री बॉजिंगर कॉम्प्लेक्स क्या करता है? इट एक्ट एज अ पेस मेकर ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप हमारा, ये हमारा इनिशिएट करता है रेस्पिरेशन को बाय जनरेटिंग द रैम सिग्नल। ठीक है, और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप क्या करता है? नॉर्मल ब्रीदिंग में इसका कोई रोल नहीं है, इट वर्क ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपिरेशन। ठीक है, मेडुला में अगर प्री बॉजिंगर कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रॉय होगा देन ओनली एनिमल विल डाई। ठीक है, पॉन्स और मेडुला के लेवल पे कोई लीजन है तो इनिशिएट तो हो जाएगा हमारा रेस्पिरेशन, डिपेंड करता है आगे कौन कौन सा लीजन है, रेगुलर होगा, इरेगुलर होगा, एपन्यूसिक सिक ब्रीदिंग होगी, वो डिपेंड करता है। बट अगर लीजन मेडुला के लेवल पे नहीं है तो ब्रीदिंग विल इनिशिएट। क्लियर? एवरीवन क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, inspiratory depth is halted by, option A is pneumotaxic center, option B is apneustic center, option C is inspiratory center, option D is expiratory center। ठीक है, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है inspiratory depth is halted by, everyone answer this question।
Everyone, inspiratory depth is halted by it is halted by pneumotaxic center by inhibiting the apneustic center. ठीक है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर इनहिबिट करता है हमारा एपन्यूस्टिक सेंटर को, और एपन्यूस्टिक सेंटर क्या करता है, प्रोलॉन्ग करता है, तो न्यूमोटैक्सिक इनहिबिट द इंस्पिरेशन. तो आंसर इज ए. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन करें. ट्रांजैक्शन एट मिड पॉन्स लेवल results into, option A is hyperventilation, option B is apneusis, option C is rapid and shallow breathing, option D is hypoxia. ठीक है, एम्स 2009 का क्वेश्चन है. एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन. मिड पॉन्स लीजन है. एवरीवन, देखो ये हमारा पॉन्स है, अपर पॉन्स एंड लोअर पॉन्स. अपर पॉन्स में हमारा होता है न्यूमोटैक्सिक एंड लोअर पॉन्स में होता है हमारा एपन्यूस्टिक सेंटर. मिड पॉन्स लेवल पे लीजन है तो एपन्यूस्टिक सेंटर विल वर्क बट न्यूमोटैक्सिक सेंटर वर्क नहीं करेगा. ठीक है, तो एपन्यूस्टिक सेंटर क्या करता है हमारा, इट प्रोलॉन्ग द इंस्पिरेशन और प्रोलॉन्ग द इंस्पिरेटरी स्पाज्म. ठीक है, प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन, और इसी ब्रीदिंग को हम कहते हैं एपन्यूस्टिक ब्रीदिंग. तो आंसर इज बी. प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन वाली ब्रीदिंग को कहते हैं एपन्यूसिस. So transaction at the level of mid pons will result into the apneusis. Clear? Everyone. चलो next question देखते हैं. Now coming to the next question. What will be the effect on respiration if transmission is between pons and medulla? ठीक है, एम्स 2004 का क्वेश्चन है. एवरीवन ध्यान से कीजिए. Option A is apnea, option B is irregular or gasping, option C is no effect, option D is slow and deep. ठीक है, सभी ने ऑप्शन पढ़ लिया. एवरीवन, नाउ एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन. एवरीवन, when there is transmission made between pons and medulla, ब्रीदिंग कैसी होगी इस केस में. पॉन्स और मेडुला के बीच में ट्रांजैक्शन कर देते हैं तो मेडुला विल वर्क एंड पॉन्स विल नॉट वर्क इन दिस केस. ठीक है, मेडुला क्या करता है, इट इनिशिएट द रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन तो होगा, देयर विल बी नो एपनिया. ठीक है, पॉन्स क्या करता है, रेगुलराइज द रेस्पिरेशन. सो इन दिस केस ब्रीदिंग विल बी देयर बट इट विल बी इरेगुलर एंड गैस्पिंग. तो आंसर इज बी. ठीक है, समझ में आया. पॉन्स क्या वर्क कर रहा है, मेडुला क्या वर्क कर रहा है, सभी को क्लियर है अब. एनीवन, किसी को डाउट तो नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन करें. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. True regarding respiratory centers is directly stimulated by fall in partial pressure of oxygen. Option B is inhibited during swallowing. Option C is connected with cardiac center. Option D is situated in midbrain.
ठीक है, सभी ने ऑप्शन पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब इसी का आंसर करें एवरीवन। एम्स 2003 का क्वेश्चन है, एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन। True regarding respiratory center is, everyone, respiratory center, ऑप्शन ए बोल रहा है डायरेक्टली स्टिमुलेटेड बाय फॉल इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर दो होता है, सेंट्रल कीमोरेसेप्टर्स एंड पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर। सेंट्रल कीमोरेसेप्टर्स एंड पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर्स। सेंट्रल chemoreceptor कब एक्टिवेट होता है? इट इज लोकेटेड इन अ ब्रेन and it is located in carotid body and aortic body. Carotid body and aortic body. ठीक है, एवरीवन ध्यान से देखिए। This central chemoreceptor is sensitive to increased concentration of carbon dioxide. It is sensitive to increased concentration of H+. While peripheral chemoreceptor is stimulated exclusively by decreased concentration of oxygen, that is hypoxia, is the major stimulus for peripheral chemoreceptor, and hypercapnia is the major stimulus for the central chemoreceptor. ठीक है, बट अगर केवल रेस्पिरेटरी सेंटर की बात करें तो इट इज regulated by increased concentration of carbon dioxide. ठीक है, हमारा जो होल रेस्पिरेटरी सेंटर है वो वर्क करता है विथ इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। Respiratory center is inhibited during swallowing. This statement is correct. During swallowing हमारा क्या होता है? Respiratory center inhibit हो जाता है. It is not connected with cardiac center. It is situated in pons and medulla, not midbrain. ठीक है, so answer is B. Clear? Next question करें, चलो, coming to the next question. Central chemoreceptors are most sensitive to the following changes in the blood: increased partial pressure of CO2, decreased partial pressure of CO2, increased H plus ion, increased partial pressure of oxygen. ठीक है, सभी ऑप्शन सभी लोगों ने ध्यान से पढ़ लिया। Now everyone answer this question. सेंट्रल कीमोरेसेप्टर से रिलेटेड दो स्टेटमेंट होती है, अभी जस्ट हम डिस्कस करेंगे उससे, सभी इसका आंसर करें। Central chemoreceptor are most sensitive to the following changes in the blood. तो हमारा सेंट्रल कीमोरेसेप्टर है वो मोस्ट सेंसिटिव टुवर्ड्स, वेरी गुड डॉक्टर सचिन, आंसर इज इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा जो सेंट्रल कीमोरेसेप्टर है दैट इज मोस्ट सेंसिटिव टू इंक्रीज PCO2। ठीक है, और जो हमारा पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर है दैट इज मोस्ट सेंसिटिव टू डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और हाइपोक्सिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The primary direct stimulus for excitation of central chemoreceptor regulating ventilation is, option A is increase H plus, increase carbon dioxide, increase oxygen concentration, decrease carbon dioxide. काफी अच्छा क्वेश्चन है, एम्स में भी आया हुआ है और इंडिया में भी आया हुआ है, एवरीवन ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। The primary direct stimulus for excitation of central chemoreceptor is,
Everyone answer this question. The primary direct stimulation for excitation. The primary direct stimulation, जब direct stimulus की बात करें तो it is increase H plus ion. ये क्यों होता है एवरीवन ध्यान से देखिए. जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो it will react with water molecule in the presence of enzyme carbonic anhydrase and it will form carbonic acid. This carbonic acid dissociate to form H plus ion and bicarbonate ion. यही H plus ion क्या करता है? This will cross the CSF and reach the brain to stimulate the central chemoreceptor. Most important stimulus is carbon dioxide. ठीक है, most important stimulus is carbon dioxide. But the direct stimulus is increase H plus ion. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चलो, ये दोनों स्टेटमेंट सभी लोग याद रखिएगा एवरीवन. The most important stimulus for stimulating the chemoreceptor is increased concentration of carbon dioxide, but the direct stimulus is H plus ion. Clear? Next question. The most important stimulus for peripheral chemoreceptor is. ठीक है, काफी बार डिस्कस कर लिया. एवरीवन नाउ आंसर दिस क्वेश्चन. आई गेस अब समझ में आ गया होगा सभी को रिसेप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस. Everyone answer this question. The most important stimulus to stimulate the peripheral chemoreceptors. It is partial pressure of oxygen. Decrease partial pressure of oxygen. Decrease partial pressure of oxygen will stimulate our peripheral chemoreceptor. ठीक है, answer is A. Very good, Dr. Sachin. Now coming to the next question. Peripheral and central chemoreceptor may both contribute to increased ventilation that will occur as a result of decreased. कब हमारा central chemoreceptor और peripheral chemoreceptor both stimulate होगा. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को. ऑप्शन ध्यान से पढ़िए. डिक्रीज आर्टीरियल बीपी, डिक्रीज आर्टीरियल टेंशन, डिक्रीज ऑक्सीजन आर्टीरियल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन और डिक्रीज H plus ion. ठीक है, सभी ने ऑप्शन ध्यान से पढ़ा. नाउ एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन. द कॉमन स्टिमुलस फॉर stimulating the peripheral and central chemoreceptor. Everyone answer this question. The common stimulus to stimulate the peripheral and central chemoreceptors. Very good, Dr. Sachin. Answer is decrease BP. Whenever there is decreased BP, there will be hypoxia and hypercarbia, and this will stimulate our both carbia, central receptor and peripheral chemoreceptor. ठीक है, increased H plus ion also stimulate our both central and peripheral chemoreceptor. ठीक है, these two are the common stimulus. Increase H plus ion or decrease blood pressure. ठीक है, और central chemoreceptor किससे ज़्यादा influence होता है? That is increase partial pressure of carbon dioxide
and peripheral chemoreceptor is stimulated by decreased partial pressure of oxygen. Okay, clear? H plus ion increase or decrease blood pressure will stimulate both central and peripheral chemoreceptor. Okay, next question देखिए. Now coming to the next question. Which of the following doesn't stimulate the peripheral chemoreceptor? ठीक है. Option A is hypoxia, option B is hypocapnia, option C is acidosis, option D is low perfusion pressure. ठीक है, options अभी ने पढ़ लिया. Now everyone answer this question. Which of the following is a not stimulus for the peripheral chemoreceptors? Everyone. हमारा जो पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर है दैट इज नॉट स्टिमुलेटेड बाय एनी चेंज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन. तो इन केसेस ऑफ हाइपोकैप्निया हमारा जो पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर है वो एक्टिवेट नहीं होगा. इन केसेस ऑफ हाइपोक्सिया हमारा स्टिमुलेट होगा पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर. इन केसेस ऑफ एसिडोसिस हमारा पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर एक्टिवेट होगा. अभी जस्ट डिस्कस किया हमने H plus ion will stimulate the peripheral chemoreceptor and central chemoreceptor. लो perfusion pressure होगा तो क्या होगा? It will result into the hypoxia and it will also stimulate the peripheral chemoreceptor. हमारा जो peripheral chemoreceptor है this is not influenced by increase or decrease concentration of carbon dioxide. ठीक है, आंसर is B. Clear? Next question guys. Now coming to the next question. Administration of pure oxygen to the hypoxic patient is dangerous because option A is it will result in apnea occurring due to hypostimulation of peripheral chemoreceptor. Option is B is pulmonary edema. Option C is diphosphoglycerate or option D is convulsion. अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर कीजिए एवरीवन. Administration of oxygen to the hypoxic patient will result in is dangerous. Why? Everyone. Administration of pure oxygen to the hypoxic patient is dangerous. Why? Anyone? जब भी hypoxia होगा तो क्या होगा everyone? Whenever there is hypoxia, it will stimulate the peripheral chemoreceptor. ठीक है, नॉर्मल केसेस में क्या होता है? whenever there is hypoxia तो हमारा peripheral chemoreceptor एक्टिवेट होता है और it will lead to the hyperventilation leading to the carbon dioxide washout और increased oxygen concentration. ठीक है, बट अगर इस केस में हम प्योर ऑक्सीजन दे देंगे पेशेंट को तो पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, won't be activated, so it will result into apnea. ठीक है, so answer is A. Clear? Clear है सभी को? Next question. Tidal volume excessive load is prevented by activation of which of the following receptors? Option A is J receptor. Option B is thoracic muscle spindle. Option C is bronchial stretch receptor. Option D is arterial barrow receptors. ठीक है, सभी ऑप्शन सभी ने पढ़ लिया. AIIMS 2011 का क्वेश्चन है. Everyone answer this question. The tidal volume excessive load is prevented by activation of which of the following receptors? Everyone.
Tidal volume excessive load is prevented by activation of which of the following receptors? It is activated by bronchial stretch receptors. Hearing Brewer reflex, किसी ने पढ़ा है? Anyone? Hearing Brewer reflex. इसमें इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स होता है एंड डिफ्लेशन रिफ्लेक्स होता है. इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स क्या होता है? Inflation of a lung prevent further inflation. or prevent further inspiration. ठीक है? Whenever there is tidal volume excessive load, it is sensed by bronchial stretch receptor. ठीक है? और इस receptor की वजह से हमारा further inspiration stop हो जाता है. और जबकि deflation reflex में क्या होता है? Whenever there is deflation, further expiration is stopped. It prevents deflation of alveoli, collapse of alveoli. Inflation reflex is also protective reflex. Deflation reflex is also protective reflex. ठीक है? This tidal volume excessive load is sensed by bronchial stretch receptors. ठीक? Next question करें. Now coming to the next question. Hearing-Brewer reflex is an increase in option A, duration of inspiration, option B, duration of expiration, option C, depth of inspiration, option D, depth of expiration. ठीक है? Option clear है सभी को? Now everyone answer this question. Hearing-Brewer reflex increases in Anyone answer this question? Hearing-Brewer reflex is an increase in. Hearing-Brewer deflation reflex में क्या होगा? Inflation reflex पहले देखते हैं. In Hearing-Brewer inflation reflex, further inflation is stopped, further inspiration is stopped, and there is increase in duration of expiration. जबकि deflation reflex में क्या होता है? Further deflation of lung or further expiration is stopped. ठीक है? By increasing the duration of inspiration. So answer A and B both are correct. Clear? Next question करें. Now coming to the next question. Inflation of lung induces further inflation is explained by Hearing-Brewer inflation reflex, Hearing-Brewer deflation reflex, head paradoxal reflex. Option D is J reflex. AIIMS 2003 का question है. Everyone answer this question. Inflation of lung is further inducing inflation. It is explained by everyone. Inflation of a lung induces further inflation. It is explained by everyone. It is explained by head paradoxal reflex. Head paradoxal reflex कब होता है? In cases of newborn baby. During the first breath क्या होता है? Inflation of lung is further promoting the inflation of lungs. जिसकी वजह से क्या होता है? In lungs, all the fluid is replaced by air. Fluid is replaced by air. This occurs due to the head paradoxal reflex. ठीक है? Clear? Inflation of lung further induces inflation. This occurs in a newborn baby first breath. जिसकी वजह से क्या होता है? जितनी भी fluid है lung में accumulated, this is replaced by air.
Clear? This is the head paradoxial reflex. Now coming to the next question. All of the following affect resting ventilation except stretch receptor, J receptor, oxygen concentration, partial pressure of carbon dioxide. ठीक है? क्वेश्चन क्लियर है? एम्स 2010 का क्वेश्चन है. Everyone answer this question. Which of the following affect resting ventilation except everyone? All of the following affect resting ventilation except. Everyone answer this question. It is not stimulated J receptors. J receptor क्या होता है? This is the pulmonary artery और यहाँ पे होता है हमारा juxtaposition पे J receptor. In the interstitium हमारा J receptor present होता है, that is juxtaposition to the capillaries. ठीक है? Whenever there is fluid accumulation in the interstitium, it stimulate the J receptors. ठीक है? और fluid accumulate हमारा interstitium में कब होता है? In cases of lung edema. This is not the normal pathology. This is the pathological condition. ठीक है? तो J receptor हमारा वर्क करता है in cases of lung edema, not in cases of resting ventilation. ठीक है? Clear है? Everyone? This is the function of J receptors. Stretch receptor अभी हमने डिस्कस किया. Herring-Boer reflex जो वर्क करता है, that occurs with the help of these stretch receptors. ठीक है? So answer is B. J receptor does not work in the resting ventilation. Clear है? ठीक है? सभी को आज के क्वेश्चंस क्लियर है? That's all for today. आज का सेशन हमारा यहीं एंड होता है. आज के सेशन में किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है. Anyone? चलो आज का सेशन मैं यहीं एंड करती हूँ. If you like the video, if you like our classes, don't forget us to give us the like. That motivate us to give you more and more. ठीक है? And subscribe the channel, that is Unacademy NEET PG. This is our channel. Subscribe this channel and press the bell icon so that you will get the notification of every classes and you won't miss a single class. ठीक है? Telegram ऐप पे डाउनलोड कीजिए और सर्च कीजिए नीट फिजियोलॉजी. This is my page. Follow me on Telegram so that you will get notification of every class. Most welcome, Sachin. Follow me on Instagram. You will follow me on Telegram. You will definitely get the notification of every class. If you have any query, you can post out there. I will definitely reply you all. Thank you so much everyone for joining. We will definitely crack our exam with good rank. We will definitely be in our dream college. हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपना प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन. We will definitely achieve our target, everyone. Thank you so much everyone for joining. Lastly, if you subscribe, get the subscription. Don't forget to use my referral code, that is Dr. Nidhi. मेरा रेफरल कोड यूज करते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा आपके सब्सक्रिप्शन में, एंड इट विल बिकम मोर इकोनॉमिकल फॉर ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग.